जी कल हमने excuse me, इसके ऊपर स्टार्ट किया था। फिर मैंने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेटर का फॉर्मेट। अच्छा, बेसिक चीज जो कल मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि माइंड में रखनी है, अब से ऑनवर्ड पेपर तक के लिए हमने जो भी लेटर लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना है सारा कुछ। इवन तो अगर हमें दूसरे फॉर्मेट्स पता है, वी आर गोइंग टू कीप दैट फॉर्मेट इन माइंड जो आईकैट की तरफ से हमें दिया गया है। हमारी जितने भी आपके सैंपल्स हैं आपकी बुक में, वो सब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। इस चीज को माइंड में रखना है। अच्छा जी, ये 1 से लेकर 10 तक ये मैंने बुक से ही इमेज उठाई है। नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखते हो, ऊपर के साइड पे जो कल मैंने ब्रीफली आपसे बात की थी कि हेडर्स का आप लोगों को आइडिया है। तो नंबर 1 के ऊपर जब हम बिजनेस राइटिंग करते हैं तो कंपनीज जो है, जैसे मैंने कल बताया था कि स्टेशनरी अपनी बनाते हैं, तो वो ऊपर की हेडिंग के साइड के ऊपर जो है वो अपने कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो और कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेफरेंसेस। कोई इसमें लाजमी चीज नहीं होती है कि ये चीज होनी ही होनी है। जो लाजमी चीजों में आप समझो कि होगा हेडर के अंदर, वो एटलीस्ट आपकी कंपनी का नाम और एक कोई कांटेक्ट डिटेल। अब वो चाहे कांटेक्ट आपका फोन नंबर हो सकता है, लैंडलाइन हो सकता है, सेलफोन हो सकता है, लोगो बनाना है बनाओ, नहीं बनाना। लेकिन आप जब तक अपना पेज पे हेडर के ऊपर अपनी कंपनी का नाम और कांटेक्ट नंबर नहीं देते तो वो नामुकम्मल होता है आपका हेडर। एटलीस्ट ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए। and it can be in the middle, it can be on the left hand side, it can be on the right hand side, as long as वो upper part of the page के ऊपर है तो वो आप उसको मनूवर कर सकते हो। मिडिल में कर लो, लेफ्ट पे कर लो, राइट पे कर लो, कोई वो नहीं होती है, ममानियत नहीं है कि आपने सिर्फ मिडिल में ही बनाना है। नंबर 2 पे जो यहाँ मेंशन है वो आपकी डेट है। बुक में भी आपके डेट प्रॉपर मेंशन की हुई है कि या हम अमेरिकन डेट को फॉलो करेंगे, अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेट, या हम ब्रिटिश स्टाइल ऑफ डेट को फॉलो करेंगे। जिसके अंदर अमेरिकन को अगर मैं लूँ तो वो लोग मंथ का नाम पहले लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर होता है। और अगर हम ब्रिटिश लेते हैं जो कि पाकिस्तानी जो है ना लेटर्स के अंदर और फॉर्मेट्स में वो यूज होता है कि हम पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो दोनों में से कोई एक यूज करनी होगी हमने लेटर के अंदर, एक चीज माइंड में रखना। और दूसरा यहाँ भी आप देख लो 31 या 31 मार्च लिखा हुआ है, 31MARCH। इधर कोई 31-03 आगे वो नहीं लिखा हुआ, तो डैश और स्लैश डालकर हमने डेट नहीं लिखनी होती प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर। लेटर राइटिंग में हमने पूरे महीने का नाम लिखना होता है, पूरा ईयर लिखना होता है, 1999 है या 1989 है या 2012 है, 2025 है, और पूरा लिखोगे, खाली 24 या 25 नहीं लिखोगे। और इसी तरह डेट भी आपने पूरी वर्ड्स उसके नंबर्स के अंदर रखनी है, 31 है, 30 है, या आपकी 25 है, वट। और MAR सिर्फ नहीं लिखोगे, सितंबर लिख रहे हो तो SEP नहीं लिखेंगे, पूरा वर्ड सितंबर लिखेंगे। वरना अगर हम पेपर वाले दिन भी ऐसा लिखते हैं या आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लिखते हैं तो पेपर में तो मार्क्स ही कटेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं काफी ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि डेट हमने प्रॉपर लिखनी है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने, या हम अमेरिकन फॉलो करेंगे या हम ब्रिटिश फॉलो करेंगे। जो भी हम पहले से करते आ रहे हो आप लोग बेशक उसको कर सकते हो, एज लॉन्ग एज हम मंथ का नाम पूरा लिखेंगे और ईयर भी पूरा मेंशन करेंगे। नंबर 3 का यहाँ देख लो लिखा हुआ है वर्ड रेफरेंस। का क्या मतलब होता है? हवाला देना। अब हवाला हम उस बात का देते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था कि अभी कल हमने थोड़ी सी बात की थी फॉर्मेट के ऊपर, थोड़ी सी बात की थी हेडिंग के ऊपर। तो अगर कल हमने बात ना की होती, तो अगर मैं आपको हवाला देती कि बेटा वो जो कल हमने किया था, तो आप कहोगे हमने कल, तो ये हमने कल क्या किया था, सारे अगर प्रेजेंट हो, मैं एब्सेंट वाले बच्चों की बात नहीं करी, तो आपने कोई चीज की होती है, सुनी होती है, देखी होती है, पढ़ी होती है, कोई नॉलेज में होती है, उस चीज का आप हवाला देते हो। जो चीज अगर हमारे माइंड में स्टोर ही नहीं है, आंखों ने देखी नहीं, आंखों के जरिए कहीं स्टोर नहीं हुई हुई, कानों ने नहीं सुनी हुई, तो उस चीज का आप हवाला नहीं दे सकते। तो रेफरेंस नंबर यहाँ आपका ऑप्शनल होता है। अगर हमारी लेटर राइटिंग इस तरह की है कि किसी कंटिन्यूटी कर रहे हैं हम, कि कल परसों भी हमने कोई बात की थी, उसका कंटिन्यूटी लेटर में आपको सेंड कर रही हूँ, तो उस चीज का आप हवाला दोगे। यदि रेफरेंस नंबर, फाइल नंबर फलाने जाके खोल लें, उसके अंदर ये लेटर पड़ा होगा। तो अगर आप किसी चीज का हवाला या रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो फिर ये वाली चीज आपकी ऑप्शनल हो जाती है।
ये स्पेसिफिकली जो आगे लिखा हुआ है HRY265, ये जरूरी नहीं होता कि यही रेफरेंस का आपका कोड है। ये आपने वर्ड रेफरेंस लिखना होता है, पूरा वर्ड लिख सकते हो। कभी कभी बुक्स के अंदर या गूगल के ऊपर देखोगे तो खाली REF भी लिखा हुआ होता है, शॉर्ट फॉर्म का मतलब रेफरेंस ही होता है। और आगे की जो इंफॉर्मेशन होती है वो वेरी करती है। कुछ लोग रेफरेंस डेट के हवाले से देते हैं, कुछ लोग फाइल नंबर के हवाले से देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपना, उन्होंने कंपनी ने अपना अलग कोड रखा हुआ होता है, तो वो जो आगे के डिजिट्स या अल्फा न्यूमेरिक जिसको कहेंगे आप, वो होगा, वो आपका डिफरेंट होता है। ये कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है जो हमने हर लेटर के अंदर लिखना होगा तभी किसी को ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है, रेफरेंस का वर्ड लिखोगे, पूरा लिखो या REF लिखो, आगे जो भी आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी क्या फॉलो करती है या आपने क्या रखे हुए हैं। ऑल दैट, दोज आर नॉट फिक्स्ड। इधर तक क्लियर है? और ये ऑप्शनल होता है। अगर हमें कम्युनिकेशन हमारी ऐसी है कि हमने किसी प्रीवियस बात को लेकर आगे कंटिन्यूटी है तो फिर आप उस चीज का रेफरेंस दोगे, वरना अननेसेसरीली अपने यहाँ की प्रैक्टिस ऑफ लेटर्स के अंदर या फाइनल एग्जाम में भी रेफरेंस नहीं डालोगे अगर आपके टॉपिक में रेफरेंस मेंशन नहीं है तो। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, आप देख लो 4 5 6 लाइनें हैं, ये मिलाकर आपका नंबर 4 बन रहा है। मैं ज्यादा इधर आ नहीं सकती, वो उसकी जो है ना वो तार, ये 1 2 3 4 5 ये पूरी चीज अगर आप देखो तो एक ये, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी आपने ब्लॉक बनाना है। हम ये पूरा एड्रेस जो है वो वहां तक भी लिख सकते थे, लेकिन कभी भी एड्रेस जो है पूरी लाइन में नहीं लिखा जाता। चाहे आप लेटर के अंदर लिख रहे हो, आप चाहे एनवेलप के ऊपर आपका जो एड्रेस होता है उसका एक इमेजिनरी बॉक्स सा आप बनाते हो, लिटरली लाइनें नहीं ड्रॉ करते चार, लेकिन एक माइंड में खाका सा बना लेते हो कि ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अपने आप को लिमिटेशन देनी है, इसके आगे मैंने अपना लेटर ने एड्रेस नहीं लेके जाना। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में आना है और अपने जो एड्रेस को है वो कंटिन्यू करना है। कभी बहुत छोटे छोटे एड्रेसेस होते हैं टू द, बहुत लंबे चौड़े होते हैं जिसमें रोड का नाम, स्ट्रीट का नाम, घर का नाम का पता, घर के नाम भी लोगों के होते हैं, या बिल्डिंग का नाम है, फ्लोर लिखना है, शॉप नंबर है, रोड का नाम, तो वो लंबा चौड़ा चीज हो जाती है, तो यूं तो फिर हम वहां तक भरेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज एक और चीज प्रैक्टिस करते हुए हमने माइंड में रखनी है, वक्तन फवक्तन मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए रोजाना की प्रैक्टिस में रोजाना हमसे गलतियां हो रही हैं और रोजाना उसको याद दिलाना पड़े। इसका मतलब ये है कि फिर इसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझ रहे हैं। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को ऑब्वियसली ये रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि एक दफा में ये चीज समझ में आने वाली नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं हम करेंगे। अच्छा, अब 4 चीजें इसके अंदर मेंशन हैं, अगर आप लोग पढ़ो तो, अगर विजुअली आ रहा होगा पीछे वालों को, बच्चों को आ रहा है? ओके। इसमें सबसे पहले उस इंसान का नाम है जो, जिसको आप अपना वो लेटर लिख रहे हो, जो आपका रिसीवर है। यहाँ फॉर द सेक आर्गुमेंट उन्होंने दाऊद का नाम लिखा हुआ है, कोई DB दाऊद साहब होंगे। उसके नीचे आपने उन साहब या साहिबा की डेजिग्नेशन लिखनी है, जिस पोजीशन पे वो साहब काम करते हैं। और यहाँ क्या मेंशन है? वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं। अब वो फाइनेंस डायरेक्टर किस कंपनी के हैं, किस कंपनी में काम करते हैं जो कि उनको वहां फाइनेंस डायरेक्शन की पोजीशन मिली हुई है, वो भी हमने मेंशन करना है। इधर इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड दिया हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड ये पूरा कंपनी का नाम है, और इसमें इस्लामाबाद का I, मेटल्स का M और लिमिटेड का L कैपिटल में है। तो हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का हमने किया था ना वो कैपिटलाइजेशन कप्स के अंदर, कि जब कैपिटलाइजेशन करते हो तो प्रॉपर नाउन की करते हो, तो ये कंपनी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, खास कंपनी है, तो इसके जो फर्स्ट लेटर्स होंगे ये आपके कैपिटलाइज होंगे। सेम इज द केस अगर मैं यहाँ की एड्रेस की बात करूँ, या कहीं की भी हम मॉडल टाउन लिख लेते हैं, लिबर्टी लिख देते हैं, गुलबर्ग लिख देते हैं, गार्डन टाउन लिख दिया, मॉडल टाउन लिख दिया, शेखुपुरा लिख दिया, गुजरावाला लिख दिया, तो ये सारे आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, तो ये G कैपिटल होगा, गुजरावाला का G कैपिटल होगा, लिबर्टी का L कैपिटल होगा। तो इस चीज का भी अपना एड्रेस लिखते हुए ध्यान में रखना है कि मैंने मुकम्मल पता तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने कैपिटलाइजेशन सही की है या नहीं की है, इसके भी मार्क्स कटते हैं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के मार्क्स कटेंगे। फिर अब आप देख रहे हो कि अभी आपने 3 चीजें मेंशन की हैं, साहब का नाम या साहिबा का नाम जो है आपके रिसीव, उनकी डेजिग्नेशन, जिस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, उधर किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपने मेंशन किया है। अब आपके 4th नंबर पे आएगा उस कंपनी का पता,
जिसको हम उर्दू में पता बोलते हैं और इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं। अब यहाँ हमने वो एड्रेस लिखना है। अब ये जो पूरा 4th नंबर का स्टेप है ना आपका, बाय चांस इस स्टेप का नाम ही एड्रेस सेक्शन है। तो एड्रेस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ उस सेक्शन के अंदर पता लिखना है। उस सेक्शन की, उस एड्रेस सेक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो हमने पूरी करनी है, जिसके अंदर ये 4 चीजें आती हैं। इंसान का नाम, जिस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, और फिर उस कंपनी का पता एज प्रोफेशनल राइटिंग इज कंसर्न। अगर आप अपने कजन को या अब्बू को लिख रहे हो तो उसमें अब्बू की डेजिग्नेशन नहीं डालोगे कि अब्बू का नाम लिखा फॉर एग्जांपल अहमद खान और फिर डेजिग्नेशन क्या लिखोगे, फादर, नहीं ना। तो ऐसी सिचुएशन में डेजिग्नेशन नहीं होगी। ये मैं बात कर रही हूँ, या जो भी आपकी बुक में भी सारे सैंपल्स दिए हुए वो प्रोफेशनल राइटिंग के हैं, जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, लेटर राइटिंग कर रहे होंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अपने बॉस को, अपने कलीग को, जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल बिजनेस स्लैश ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी, यानी कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में। इनफॉर्मल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि हमारे सामने दोनों हो चीजें। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी वो कभी कभी देते हैं, स्पेशली एक लेटर तो बड़ा रिपीटेडली दे रहे हैं वो, तो इनफॉर्मल भी होता है। तो इस वजह से आपकी बुक में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, तो हम लोग ने फिर इनफॉर्मल भी आपको पढ़ाना है। तो अभी हम फॉर्मल लेटर राइटिंग के ऊपर फोकस करें, जो कि ज्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है, और इनफॉर्मल हम इंशाल्लाह मंडे ट्यूजडे तो हमारी छुट्टी है, वेडनेसडे को करेंगे। अच्छा जी, ये 4 चीजें आपने मेंशन करी, इसमें से कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते फॉर्मल लेटर राइटिंग में। बच्चे एड्रेस 2 में यूजुअली ये होता है कि अगर मैं एड्रेस 1 और एड्रेस 2 की इस तरह बात करूं, यहाँ का एड्रेस आप लोगों को पता क्या है? 57 एबर ब्लॉक। अब इस सिचुएशन में जो फर्स्ट एड्रेस है हमारा वो 57 एबर ब्लॉक हो जाएगा, और सेकेंड एड्रेस जो है एड्रेस 2 वो हमारा हो जाएगा न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। और पोस्ट कोड डालना लाजमी नहीं है। पोस्ट कोड अगर होता है तो हम डालते हैं, बगैर पोस्ट कोड के भी अगर मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं तो हमारे खत चले जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर हमने लेटर्स किसी को भेजने होते हैं, आजकल के जमाने में भी जाते हैं, या हमने टीसीएस या डीएचएल किसी को अपना जो है वो पार्सल भेजना है, तो ऐसी सिचुएशन में पोस्ट कोड डालने पड़ते हैं, वरना वो सारा आपको नाम पता सारा कुछ, पोस्ट कोड नहीं होगा तो मिसप्लेस हो जाएगा आपका जो है वो लेटर या आपका पार्सल जो है। तो इस वजह से इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोस्ट कोड डालने की जरूरत है। वो जिन साहब या साहबा या डिपार्टमेंट या कंपनी को आप भेज रहे हो लेटर, वो उनकी तरफ से आप पूछ लेते हो कि आपका कंप्लीट एड्रेस दे दें। जैसे कभी बैंक ट्रांसफर अगर करना हो तो एबीएन नंबर या पता नहीं कौन सा नंबर होता है वो अक्सर मांगते हैं ना, बैंक को ब्रांच का कोड दे दें, वरना फिर कहीं के कहीं ना पहुंच जाए, क्योंकि हबीब बैंक का है तो काफी सारी ब्रांचेस होंगी, तो वो ब्रांच कोड से ये भी पता चल जाता है कि आपका इसी ब्रांच में पैसा पहुंच जाएगा या निकाल दें या समथिंग लाइक दैट। तो वो इसी तरीके से आपको अपना उस एरिया का या उस मुल्क का या उस शहर का कोड डालना होता है, ताकि वो डायरेक्टली आपको पहुंच जाए। लेकिन एज फार एज हम अगर अपना डोमेस्टिक बात करें कि पाकिस्तान में कर रहे हो तो पोस्ट कोड की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आपका अच्छा था। ओके अब 5th नंबर के ऊपर आप एक लाइन देख रहे हो, इनफैक्ट 3 वर्ड्स हैं, ये आपकी होती है, जो कि हम इंटरमीडिएट में जब लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, प्रिंसिपल को खत लिखते हैं छुट्टी चाहिए या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें हम कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं ये चीज ना, तो ये वही वाली चीज है। ये आप 2 तरीकों से कर सकते हो, विद द वर्ड सब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, कॉलन डालो और उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिख दो, या आप स्ट्रेट अवे सब्जेक्ट लाइन लिख दो और लव्स सब्जेक्ट मत डालो। ये दोनों तरीकों से इधर उन्होंने सब्जेक्ट लाइन मेंशन की है, इन्वेंटरी कंट्रोल्स रिव्यू। सब्जेक्ट लाइन आप समझो कि वो लाइन होती है जिससे हम बेइंतहाशा मुख्तसरन तरीके से बताते हैं कि हमारा लेटर किस बारे में होने वाला है, ताकि हमारे रीडर को लेटर पढ़ने से पहले ही अंदाजा हो जाए कि ये लेटर किस चीज के बारे में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन लेटर, ये 2 वर्ड्स अगर आपने सब्जेक्ट में लिखे हैं तो मुझे क्या लगेगा कि ये नीचे मार्केटिंग लेटर की, मार्केटिंग प्रोडक्ट की बात कर रहा होगा कोई बंदा, हमें पता चल जाएगा कि रेजिग्नेशन लेटर का टॉपिक लिखा है उसने या सब्जेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब है मैं आपकी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ।
अगर आपने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट फॉर लीव या रिक्वेस्ट फॉर सैलरी इंक्रीज, तो सैलरी इंक्रीज का जब सब्जेक्ट दे दिया है तो नीचे क्या आप छुट्टी मांगोगे, या ऊपर छुट्टी मांग ली है तो नीचे क्या आप सैलरी इंक्रीज मांगोगे, या ये कहोगे मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, या आपका प्रोडक्ट मैं वापस नहीं कर सकता, या पैसे ज्यादा कर दें, मैं आपकी चीजें अभी नहीं आपको दे। जो सब्जेक्ट होगा वो ही रिफ्लेक्ट करता है आपके नीचे बॉडी पार्ट में। तो विदाउट रीडिंग द इंटायर लेटर हमें, या ईमेल भी फॉर दैट मैटर, ईमेल में भी सब्जेक्ट लाइन होती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पीस ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में होने वाला है। अब हमने क्या डिटेल्स लिखी हैं, अच्छी लिखी बुरी लिखी हैं, वो जिसको पंजाबी या उर्दू में कहते हैं कि वो बोंगिया सी मारी हैं, या टू द पॉइंट ग्रामेटिकली ठीक और ईयर वो सारा कुछ लिखा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सब्जेक्ट लाइन पढ़ने से हमें ये क्लैरिटी के साथ आइडिया होना चाहिए एज अ रीडर कि व्हाट दैट लेटर इज गोइंग टू बी अबाउट और दैट ईमेल इज गोइंग टू बी अबाउट। सब्जेक्ट लाइन क्लियर? हाँ कि ना? ओके गुड है। 7 सीज एक दो बच्चों ने पढ़े थे, इसके ऊपर मुझे याद है किस किस और बच्चों ने 7 सीज को देखा है गूगल पे। एक दो बच्चों ने तो मेरे साथ शेयर भी किया था कि मिस यही 7 सीज हैं। 7 सीज को जो है आप लोग कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, लेकिन इस लेटर राइटिंग के लिए जरूरी है। वरना फिर अगर मुझे लगा कि आप लोग नहीं देख रहे हो या फॉलो करे हो या समझ रहे हो, तो फिर एक 10-15 मिनट का लेक्चर में उसके ऊपर रख लेंगे हम किसी दिन। नंबर 6 के ऊपर ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन कहते हैं इस पार्ट को, जिसमें हम अपने एड्रेसी को एड्रेस करते हैं, मुखातिब करते हैं, ठीक है। जिसमें आप डियर, मिस्टर या मिस टाइटल के बाद उन साहब या साहिबा का नाम लिखते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर। आप स्ट्रेट अवे मिस्टर दाऊद, डियर दाऊद नहीं लिखोगे, क्योंकि वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग नहीं है। चाहे वो आपसे जूनियर ही है, जिस इंसान को आप लिख रहे हो, आपको पता है मैं कम्युनिकेशन जिससे कर रहा हूँ वो पोजीशन में मेरे से जूनियर है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कर्टेसी, जो कि वन ऑफ द सीज है, आपने मिस्टर का टाइटल डालना है या मिस का डालना है या मैडम का डालना है। इवन तो आपको पता हो कि ये पहना वो 14 मतलब 14 तो नहीं, लेकिन 17-18-19 साल की तो बच्ची है जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ। बाई चांस वो हमारी कंपनी में काम कर रही है, सो इंटर्न ही है, लेकिन वो उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी ऐसे एज में कम है तो उनके साथ सिर्फ डियर फरा लिख दूंगा, डियर मैडम फरा या मिस फरा एटलीस्ट आपने लिखना होगा। क्लियर है? और एक चीज ये देख रहे हो, एम आर के बाद फुल डॉट है, तो ये आपने हमने बात की थी ना एब्रीविएशन, सॉरी एब्रीविएशन में भी डलता है या आपका पंक्चुएशन मार्क। तो अगर हम यहाँ डॉट नहीं डालेंगे तो हमारा एरर हो जाएगा, और जब एमएस डॉक्यूमेंट पे ये आप टाइपिंग करोगे और एमआर के बाद आप डॉट नहीं डालोगे तो वो खुद ही नीचे आपको ब्लू लाइन दे देता है कि कहीं आपने कोई गड़बड़ की है और उसको ठीक करें, आपको आइडेंटिफाई कर देते। 1 से लेकर 6 तक स्टेप्स क्लियर है? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दिस इज फॉर यू ऑल्सो, तो आई होप कि आपको भी क्लियर हो गए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी मुश्किल चीज है नहीं, क्योंकि हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में करते रहे। मैट्रिक में होता है लेटर, इंटर का तो मुझे याद है, मैट्रिक को दिए हुए तो सालों में चल गए। जी 7 नंबर पे क्या लग रहा है आपको होगा? बॉडी सेक्शन, गुड हो गया। अच्छा, अब बॉडी सेक्शन के बाद हम आते हैं 8 के ऊपर। 8 आपका जो है ये कहलाता है, ठीक है, इसको हम क्लोजिंग कहते हैं कि अब हम अपने लेटर को एंड करने लगे हैं। इसमें योर सिंसियरली, योर्स ट्रूथफुली, ओबीडियंटली एंड ट्रूली और पता नहीं क्या क्या हम लिखते हैं, फेथफुली एंड ऑल दैट। उसके बाद अब आप देख रहे हो कि आपकी 9 नंबर है। 9 जो आपका स्टेप है वो सिग्नेचर सेक्शन या एरिया कहलाता है, इसका नाम है, जिसके अंदर हमने 2 काम करने होते हैं। एक हमने सिग्नेचर करना होता है और दूसरा सिग्नेचर के नीचे हमने अपना फुल नेम लिखना होता है। अब अगर पेपर की मैं बात करूं, आप अपने बुक में देखोगे तो जगह जगह आपके जो सैंपल पेपर्स हैं उनमें उन्होंने सिग्नेचर का वर्ड लिखा है, साइन नहीं किया हुआ, क्योंकि वहां वो आपको प्रोविजन, कोई डिजिटल पेन नहीं होगी आपके पास, लेकिन वो रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं कि बच्चे को पता हो कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाए कि रिगार्ड्स के बाद या योर सिंसियरली के बाद नाम लिखने से ऊपर, नाम लिखने से ऊपर आपको साइन करना है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि पेपर वाले दिन लफ्ज लिख के आ जाओ, सिग्नेचर, जस्ट राइट और टाइप द वर्ड सिग्नेचर। हम समझ जाएंगे कि ये सिग्नेचर की जगह आपने छोड़, एम्प्टी जगह छोड़ के नहीं आना। रिगार्ड्स लिखा, योर्स फेथफुली लिखा या योर्स ट्रूली लिखा,
उसके बाद आपने 4-5 दफा कर्सर दबाना है ताकि ये एक इमेजिनरी जगह आपकी बन जाए। उसके बीच में आपसे आप उसके नीचे आप उधर, ठीक है, क्लियर है? इधर भी वही प्रैक्टिस करना है। हम करेंगे तो साइन नहीं करेगा, इधर भी हम समझो कि पेपर की प्रैक्टिस करें तो लव सिग्नेचर नहीं लिखना, ताकि वो फिर वहां भी याद रहे कि वहां हमने वर्ड जो है वो सिग्नेचर को मेंशन करना। इन्होंने शफीक अकरम लिखा है, फुल नेम, फर्स्ट नेम नहीं लिखेंगे। ओके, कमिंग टू द 10th स्टेप, दैट इज द लास्ट। 10th स्टेप का वर्ड नाम है एनक्लोजर्स। लेफ्ट साइड पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, एनक्लोजर का मतलब कौन बच्चा बताएगा जिन्होंने ये किया था भाई? अगर आप अपने इस पीस ऑफ लेटर के साथ कोई और चीज साथ और डॉक्यूमेंट साथ में दे रहे हो, उसको एनक्लोजर कहते हैं। जैसे कि हम, आप लोगों ने अगर यहाँ फॉर्म फिल कराया है, या हम किसी रसीद के साथ अपनी पुरानी रसीद लगा के, जिसको उर्दू में हम ये एक टर्म बोलते हैं कि जी इस बिल के साथ अपनी आईडी कॉपी लगा के दे, तो ये जो वर्ड लगा के देना है इज इक्वल टू एनक्लोजर, कि आपका मेन डॉक्यूमेंट इज द लेटर, लेकिन इस प्रूफ के लिए या अदरवाइज रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बाहर जा रहे हो, वीजा अप्लाई करना है, तो वीजा वो आपको ऐसे ही दे देंगे। आपको पासपोर्ट जाएगा या पासपोर्ट की कॉपी जाएगी, फिर वो आपने कहाँ अगर पढ़ाई के लिए अप्लाई किया था उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी, कोई कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हमने जो कि रेलेवेंट हो, एक्स्ट्रा इन द सेंस के रेलेवेंट हो और लेटर के साथ हमने देना है, तो उसको हम, तो वो हमने एक डॉक्यूमेंट लगाया है, 2 लगाए हैं, 3 लगाए हैं, तो हमने वो मेंशन करने हैं इसी तरह नंबर वाइज या बुलेट पॉइंट, बुलेट जो है वो डालकर कि मैंने इतने जो है वो इसके साथ लेटर के साथ एनक्लोज कर रहा हूं मैं ये डॉक्यूमेंट्स। और अगर जरूरत नहीं है, सिंपल सा लेटर है, कोई चीज आपने साथ में देनी नहीं है, तो आप ये वाला स्किप कर दो। 10th वाला भी आपका ऑप्शनल हो जाएगा। अगर आपके टॉपिक में, अगर मैं पेपर की बात करूं, टॉपिक में कहीं नहीं मेंशन, टॉपिक में है कि जी अपने बॉस को खत लिखो, आपको फॉर एग्जांपल 10 दिन की छुट्टी चाहिए, भाई की शादी है, क्वेश्चन में उन्होंने टॉपिक में कहीं नहीं बोला कि भाई की शादी का कार्ड जो है ना वो साथ में दो, आप कौन सा उनको इन्वाइट कर रहे हो? जब नहीं बोला हुआ टॉपिक के अंदर कि कोई भी चीज आपने अपने इस लेटर के साथ देनी है, तो हमने एनक्लोजर को स्किप कर देना है। और अगर वहां मेंशन है कि हाँ जी फॉर द सेक ऑफ, जैसे होता है ना, मैं खुदा ना खाता बीमार हूँ, मुझे 5 दिन की 6 दिन की छुट्टी चाहिए, तो हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ में दे रहे हैं, या खुदा ना खाता हॉस्पिटलाइज हैं बड़ों, तो उनका दे रहे हैं कि जी हाँ जी सच्ची में अम्मी जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो मैं इसलिए छुट्टी मांग रहा हूँ, तो फिर फॉर द प्रूफ आप साथ में दोगे, बट वो भी अगर हमारे टॉपिक में मेंशन है एज फार एज पेपर इज कंसर्न। अगर टॉपिक में मेंशन नहीं है कि आपने कोई चीज एनक्लोज करनी है, तो ये चीज हम स्किप कर देंगे। क्लियर है? कुछ चीजें इसमें मैंडेटरी हैं और कुछ चीजें नहीं है। हमने रिसीवर का एड्रेस तो कंपनी का हमारी का नाम हो गया एसबीआई लाहौर है, और क्या बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके 2 तरीके होते हैं कि या तो, अगर जैसे कल मैंने स्टेशनरी की बात की थी, कि स्टेशनरी जो है ना, आप समझो कि 2 टाइप्स की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। एक स्टेशनरी बनती है सीनियर लेवल्स वालों के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, कोई यहाँ कोई डायरेक्टर लेवल के अगर होंगे, उनकी एक स्टेशनरी अलग छपेगी जिसके अंदर का नाम, सीएफई का लोगो, सीएफई का एड्रेस, और उन साहब का नाम और उन साहब का कॉन्टेक्ट नंबर वो हेडर में ही हो जाएगा। तो यानी कि वो जब भी कोई चीज लिखेंगे तो वो अपने ही लेटर हेड पैड के ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो सादिया शेख का अगर कोई बना हुआ है, तो सादिया शेख की जगह फरा जो है वो सादिया शेख के पैड के ऊपर कोई चीज लिख के नहीं दे सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा तो एक राइटिंग है, तो मैं अपने ही राइटिंग पैड पे किसी को दूंगी, तो नीचे बेशक मैं अपना नाम लिखूंगी दोबारा सादिया शेख, लेकिन ऊपर भी मेंशन है कि अच्छा ये सादिया शेख है, ये इस डिपार्टमेंट में काम करती हैं और यहाँ उनकी डेजिग्नेशन है और ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि एक नॉर्मल से, आई एम नॉट गोइंग टू से लोअर, एक नॉर्मल आपकी कैटेगरी के लेवल है, कोई जो है मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, उनकी एक नॉर्मल बनी हुई है जिसमें सीएफई का नाम लिखा हुआ होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जो एक कॉमन कॉन्टेक्ट नंबर होगा कि कोई भी फोन उठा ले।
तो उसमें मेरा तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ, किसी और मैनेजर का नहीं है, किसी असिस्टेंट का नहीं है, किसी एडमिन वालों का नहीं है, किसी एकेडमिक डिपार्टमेंट वालों का नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर जो शफीक अकरम साहब हैं वो नीचे अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। कंपनी का नाम आ जाता है ऊपर, तो उनकी पर्सनल डेजिग्नेशन नीचे आ जाती है। उसमें भी अगेन वो है मैंडेटरी नहीं होता, आप सिर्फ डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो और अगर चाहो तो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हो कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये बंदा है, मतलब कोई किस पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है और मुझे अगर इनको कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट का जरिया है इनका। तो ये दो चीजें हो सकती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसी तरीके से माइंड में क्वेश्चन आए देर एंड देन ही पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं, 2 मिनट अगर हमारा वो रुक जाए। नहीं नहीं, ये तो आपका अपना है, ये आपका अपना होगा, क्योंकि अभी आप देखो यहाँ क्या कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, इमेजिनरी है, एपीसीआई लिमिटेड, एपीसीआई लाहौर लिमिटेड, और आप खत किसको भेज रहे हो, जो कि इस्लामाबाद मेटल्स में काम करते हैं। तो हमारा वाला होगा, आप ये समझो कि हमने ये प्रिंट किया है और हमने मतलब टाइप किया है और फिर प्रिंटर से निकाला है, तो जब प्रिंटर से निकालेंगे वर्ड्स के साथ ही हमारा ऊपर का हेडर भी टाइप होकर आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम अपने लेटर के अंदर से बनाते हैं हेडर। आपका जो राइटिंग पैड या A4 साइज के जो पेपर्स होते हैं प्रिंटर के जो पड़े होते हैं वहां, वो ऑलरेडी उनमें हेडर बना हुआ होता है, नीचे प्लेन होते हैं। राइटिंग पैड भी हेडर बना हुआ होगा, नीचे प्लेन होता है, आपने उसके ऊपर कुछ हैंड रिटन किया और पेज फाड़ के अगले बंदे को दिया, तो वो हेडर ऑलरेडी बने हुए होते हैं, चाहे वो बड़े साइज के हो, चाहे वो छोटे साइज का राइटिंग पैड हो, चाहे वो बिल्कुल स्क्वायर वाला हो जिसमें आपने रोजमर्रा के काम वगैरह किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, या आपके प्रिंटर के पेपर्स भी हो, तो वो अभी नीचे किसी वक्त इत्तेफाक हुआ तो मैं लाके दिखा भी दूंगी आप लोगों को, हमारे पास है। तो वो प्रिंटर वाले की तरफ का एक अलग साइज का बना हुआ होता है, और उसके ऊपर आपने जो भी चीज टाइप की है, जब हम प्रिंट करते हैं तो वो टाइप के साथ साथ ऊपर वो ऑटोमेटिकली आता है। ईमेल में भी हेडर वगैरह होता है, वो हम जब ईमेल पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि आइडियली, या जिसको आप कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा प्रोफेशनल पीस ऑफ राइटिंग आपकी वो मानी जाती है कि जब आप एनक्लोजर्स नीचे मेंशन कर रहे हो अगर, तो आप बॉडी पार्ट में भी मेंशन करो कि मैं इस लेटर के साथ फलाना फलाना डॉक्यूमेंट भी साथ में दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पॉजिटिव में जाती है। ना लिखो तो चलेगा, मगर लिखते हैं तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और ज्यादा एक जिसको आप बोलो इफेक्टिव एंड कंप्लीट है, कि अगर आप बॉडी मैटर में भी मेंशन कर दो कि वट एवर यू आर एनक्लोजिंग विद द लेटर। पेपर में, सॉरी, सिर्फ हाँ इसी तरह पेपर में नहीं, असल में भी ऐसे ही बनते हैं कि फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड की कॉपी अगर आप साथ में दे रहे हो तो आपने वर्ड एनक्लोजर लिखा, वन के ऊपर लिखा आईडी कार्ड कॉपी, ज्यादा नेशनल आइडेंटिफिकेशन वो जो हमारा पूरा बनता है उसका, वो उसकी कॉपी, और साथ में अगर कोई आप बिल दे रहे हो या अपना मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मैट्रिक सर्टिफिकेशन या कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेशन, ताकि उनको पता चल जाए ओरिजिनल नहीं दे रहे हो। और कभी कभी अगर ओरिजिनल देना पड़ जाता है तो वर्ड ओरिजिनल लिखेंगे, ओरिजिनल फलाना डॉक्यूमेंट, बस ये दो तीन, आई एम एनक्लोजिंग फलानी चीज इन दिस, वो नहीं, वो अगर लिखनी भी है जो कि मैं कह रही हूँ वो यहाँ बॉडी मैटर में कि विद दिस लेटर फलाना 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 डॉक्यूमेंट has been enclosed, एक ही जुमले में सारे डॉक्यूमेंट्स को हम डाल देंगे ताकि रिकन्फर्मेशन हो जाए उनको कि एक्सक्यूज मी यहाँ मेंशन किया है और हमने बॉडी सेक्शन में भी मेंशन किया है। एक क्वेश्चन है, अच्छा रेफरेंस को मैं अभी करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। ओके, हाँ जी। अच्छा, रेफरेंस का बेसिकली मकसद ये है कि आपने अगर कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल लेटर में ही, लेटर राइटिंग के थ्रू ही की हुई है उसी को, तो एक ये भी एक प्रोफेशनल चीज समझी जाती है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, चाहे वो हमारा क्लाइंट है यानी कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है या इंटरनल कम्युनिकेशन है, अगर हमारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू स्टार्ट हुई है तो हमें अपनी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू ही जारी रखनी चाहिए जब तक कि वो कम्युनिकेशन एंड ना हो जाए। और अगर लेटर के थ्रू आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने लेटर भेजा तो सामने वाला भी का काम है कि वो भी आपको लेटर ही में कम्युनिकेट करे जब तक आपकी कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाती। तो जब आपकी इस तरह की बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल रही होती है कि जी, अगर एग्जाम्पल तो कल आपको याद है हमने कहा था कि ऑर्डर लेटर एक होता है और आपका सेल्स लेटर एक होता है, कि आपने सेल्स लेटर किसी को दिया है और आपने अब उन साहब ने आपका ये लेटर पढ़ा, आप ये जरूरत तो है इन चीजों की, इनसे खरीदते हैं ये चीजें, क्योंकि 4-5 एसी फॉर एग्जाम्पल हमारे खराब हुए हैं तो 4 नहीं लेते, हम 2 ले लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे,
जब आप उस कंपनी को लिख रहे हो ऑर्डर करने के लिए, अभी उनसे आप कोटेशन मांग रहे हो, इनफैक्ट ऑर्डर लेटर भी नहीं होगा, वो इंक्वायरी लेटर होगा कि आप उनसे इंक्वायर कर रहे हो कि ओके अगर हम आपसे ये 4 एसीज लेते हैं तो कितने में पड़ेंगे, कितनी कंसेशन दोगे, प्लेस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इन्फो ले रहे हैं, तो वो आपका इंक्वायरी लेटर होता है। तो उसमें आप रेफरेंस डालोगे, उस चीज का रेफरेंस का वर्ड डालोगे, और जो भी आपका वहाँ कोड वगैरह होगा, अगेन कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, पर ये रेफरेंस का वर्ड आएगा। बस किस बच्चे ने क्वेश्चन किया था ताकि मैं उनको देखूं? अच्छा सॉरी, इधर ऑनलाइन ऑनलाइन में था। तो वो वर्ड रेफरेंस डालोगे, और फिर जो रेफरेंस के आगे आपका अल्फा न्यूमेरिक है या वट एवर वो आपकी चीज है, कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक नहीं भी होता, आप कोई शॉर्ट फॉर्म में वर्ड भी, वो डिपेंड करता है आप जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हो कि वो रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज यूज करते हैं। जैसे आप देखो कि जब हम इनवॉइस लेते हैं तो किसी किसी इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है सीरियल नंबर, तो पूरा वर्ड लिखा होता है सीरियल नंबर, किसी में सिर्फ सीआर लिखा, सॉरी एफआर लिखा हुआ होता है, किसी के अंदर खाली डिजिट्स लिखे हुए होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला, उनमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता। अगेन जब वो रसीद बुक आप बना रहे होते हो या इनवॉइस बुक बना रहे होते हो, तो उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसने अपनी याद दिलाने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए क्या चीज वहां मेंशन करनी है। तो रेफरेंस देना जरूरी है अगर आपकी कम्युनिकेशन कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, लेकिन रेफरेंस नंबर आपका आगे क्या होगा वो उसमें कोई मान्यता नहीं है, वो कोड आप कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, मगर रेफरेंस का वर्ड लिखना जरूरी होता है। खाली कोड से नहीं अगले बंदे को समझ में आएगा ये क्या था, अगले बंदे को तो जब जैसे आप रेफरेंस लिख देते हो तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इस कंपनी का कोड है, उन्होंने रेफरेंस जो है वो हमारे लिए दिया हुआ है, REF या रेफरेंस। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी। जो नो 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 नो, सिंपल टाइपिंग, जो आपके पास फॉन्ट उन्होंने डिफॉल्ट दिया हुआ है उसी में टाइपिंग करोगे, किसी भी चीज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, और इधर कोई वर्ड भी नहीं लिखना है, DATE और फिर आगे 31 कोई नहीं ना लिखा, उन्होंने डायरेक्टली 31 मार्च लिखा है, तो हमने भी डायरेक्टली 31 मार्च लिखना है। कोई एड्रेस लफ्ज की ADDRESS का नाम नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिटरली एड्रेस का सेक्शन बना लेना, तो इसकी हमने हेडिंग नहीं देनी है, ना ही कोई चीज प्रोमिनेंट करनी है, पेपर में हेडर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सीधा डेट से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे, सीधी स्ट्रेट। हाँ जी 3 क्वेश्चन है, हाँ जी आप बताओ। नंबर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हो, 150 स्टार्ट होंगे आपकी डेट से लेकर, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल पॉइंट्स में लिखा ना पॉइंट तक, और स्टार्ट होगा 31 से, तो इसको जब हम हाईलाइट करेंगे तो हमारे कम से कम उन्होंने रिक्वायरमेंट आई 150 वर्ड्स, मिनिमम क्या उन्होंने लिमिट ही दे दी है कि वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, तो हमने 150 वर्ड्स के अंदर अंदर रहना, कम नहीं करना। हम्म, खुद से बना, बिल्कुल, मगर फर्क ये आ जाएगा कि इंटर में और मैट्रिक में हम ABC एग्जामिनेशन हॉल कुछ लिखते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर हमें फेक बनाना है बट असली बनाना है। जरूरी नहीं है कि कोई ये शफीक अकरम साहब होते हों भी या ये दाऊद साहब हों भी, एमए बनाया हुआ है ना ICAP वालों ने भी, और हर पेज पे यही है दाऊद साहब आपके एग्जाम्पल में, तो हमने वहां फेक बनाना है। अगर वहां रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो ज्यादातर अभी तक किसी भी मेरे स्टूडेंट ने नहीं कहा कि उनको रेफरेंस नंबर वाला लेटर आया था। अगर रेफरेंस वाला आता भी है तो वो आपको अगेन वहां टॉपिक के अंदर बताएंगे कि विद दिस रेफरेंस ब्ला 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 राइट अ लेटर टू फलाना फलाना फलाना, तो वही हमने कॉपी पेस्ट कर देना, वर्ड लिख दोगे रेफरेंस, और वो जो उन्होंने कोड दिया होगा वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, या उसको देखकर वहां नीचे मेंशन कर देंगे। और वो तो बेटा आधा पेज है ना, फिर 150 वर्ड्स है, सिर्फ 150 वर्ड्स है। जब भी आप लोग अभी पता है क्या लग रहा होता है शुरू शुरू में कि लेटर और ऐसे इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ये हर क्लास में मैं बोलती हूँ, हर रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, अगर मेरी पुरानी भी देखो, और फिर बच्चे बाद में इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि जब हम लिखने बैठेंगे तो आपके पास इतने आइडियाज आएंगे, और आप मुझे ये बोलोगे कि मिस इसको छोटा कैसे करें। बच्चे मुझे अभी भी 250 के 280 के वर्ड्स के दे देते हैं ऐसे बनाकर, जिनको स्टार्ट में मुश्किल होती थी कि ऐसे लिखेंगे कैसे, तो आइडियाज इतने आ जाते हैं माइंड में कि उनको कंसाइज डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है जिसकी वजह से उन्होंने आपको 150 का ऐसे और 150 का लेटर कहा है, कि बड़ी बड़ी बातों को, इंफॉर्मेशन को कंसाइज कैसे करके लिखना, ये भी वन ऑफ द सीज है।
तो कल मैंने आपको कहा था देखने को, कंसाइजनेस यानी कि ब्रीफ कैसे करके लिख सकते हो, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो होती है आपकी, ये जो लेटर राइटिंग होती है, प्रोफेशनल राइटिंग, ये टू द पॉइंट बात होती है। इसके अंदर लंबी चौड़ी बातें करके घुमा फिरा के ये वो, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था, भाई आप क्या करते थे एक दो लाइनों में बता दो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करो या सर्विसेज को सेल करो, हमें बताओ हमारा इसमें क्या फायदा होने वाला है, कब तक दे सकते हो फलानी चीज। अब इतनी ज्यादा इधर उधर की कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से वो ये देख रहे हैं कि बच्चों के जो थॉट्स आ रहे हैं, आप लंबा चौड़ा लिखो, लेकिन उनको फिर जब टीचर्स के पास वो आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं आप 200 वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, इसी थॉट को, क्योंकि ये आइडियाज आपके अच्छे हैं, उसको शॉर्ट करके लिखो। तो वो एक स्किल बच्चों के अंदर भी डेवलप करना है कि आपने जब ऑफिस में जाके टू द पॉइंट बात करनी है, तो मेरे पास ये स्किल या हुनर होना चाहिए कि मैं लंबे चौड़ी बातों को टू द पॉइंट बात कैसे करूँ, उसमें से कोई चीज मिसिंग भी ना हो, बात भी हो, लेकिन कम अल्फाजों में बात, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, दोनों में काम आएगी ये टेक्निक आप लोगों को। मैम पोस्ट कोड हर लेटर में, अच्छा पेपर की बेटा अगर बात कर रहे हो, तो अगर वहां आपको, नहीं हर लेटर में नहीं लिखना, पेपर के लिए भी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और अगर लिखना है तो मैं तो पाकिस्तान वाला जो कोड है जो मुझे पता है 54000 शायद वो एक है, वो डाल दो, सिंपल, कुछ भी डाल सकते हैं ना ना कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं कि 000 और खाली डाल दिया, इमेजिनरी भी अगर डालना है तो 5843 ऐसा सीक्वेंस में नहीं डालना, 1 2 3 4 5 6 नहीं डालना, क्योंकि वो कहीं का भी कोड नहीं होता, कहीं ना कहीं अल्फा न्यूमेरिक होता है और कभी कभी हमारी तरह सिर्फ न्यूमेरिक होता है 54000, तो वो डाल दो, 1 2 3 4 नहीं डालना, कुछ भी डालना है लेकिन मिक्सअप ऑफ डिजिट्स। डेट 31 से, यानी कि 3 से लेकर पॉइंट्स का जो एस है वो आपका काउंट होगा नंबर ऑफ वर्ड्स में, कि वो 150 होने चाहिए, 150 से कम नहीं होने चाहिए। सॉरी दोबारा पूछेगा। नहीं नहीं डायरेक्ट लिखना है, लफ्ज नहीं लिखना, ये एड्रेस लफ्ज नहीं लिखोगे आप स्ट्रेट अवे, जैसे यहाँ का एड्रेस है 57 एबक ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर, बस स्ट्रेट अवे ये लिखना है, लफ्ज एड्रेस नहीं लिखोगे। सॉरी गुड क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं अभी आती हूँ, बट कभी कभी वो दे देते और कभी कभी नहीं देते, और सीधे सीधे कह देते कि वो फलाना बंदा है उसको आप लेटर लिखते हैं, अब वो आपने फेक एड्रेस खुद बनाना, लेकिन और कभी कभी बस आपका लैंडलॉर्ड है फॉर एग्जांपल, मालिक मकान, उसको खत लिख दें, अब आपने खुद ही सोचना है कि मेरे मालिक मकान का नाम क्या होगा या उसका एड्रेस क्या होगा, कभी कभी वो मेंशन भी कर देते हैं। कभी कभी तो अगर आप लोग वो पेपर अगर डाउनलोड करके चेक किया है, एक सैंपल पेपर के अंदर उन्होंने पूरा आपको सिचुएशन बना के दे दी, इतना बड़ा तकरीबन टॉपिक है वो, उन्होंने ईच एंड एवरी चीज बता दी है, आप तक बता दिया, आपकी डेजिग्नेशन बता दी है, आपने किसको खत लिखना है, खत लिखकर करना क्या है, कहना क्या है उनको, वो सारी चीज उन्होंने बता दी है। समझो कि आइडिएशन वाला जो वक्त था वो उन्होंने आपको जो सेव कर दिया, सारा कुछ बना के दे दिया। अब वो उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने बना के आपको दे दिया इसको लेटर की शक्ल दे दो, तो कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं वो कि वो दे देंगे, और कभी होता है कि सिंपल सा भी आपको एक लेटर दे देते हैं, तो वो डिपेंड करता है अगेन उनके ऊपर कि वो किस तरीके का लेटर बना रहे हैं। अच्छा लेटर पे मुझे ये याद आया कि सेम पेपर नहीं होता बोर्ड वालों के साथ आईकैप का, तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चे जिनको समझ में आ गई है तो वो नहीं कर सकते, वो चीटिंग हो जाए, इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके साथ वाला बैठा होता है, आपका रीडिंग पैसेज सेम है, इनका रीडिंग पैसेज भी बाय चांस सेम आ गया है, मगर वो अगेन उसके अंदर ट्विस्ट क्या लेके आएंगे, या वो उस भी पैसेज के क्वेश्चंस चेंज कर देते हैं। एक चीज, अगर क्वेश्चन चेंज नहीं किए, क्वेश्चंस के सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। अब हमें आदत है ना कि 1 का आंसर क्या था, यूं अगला बंदा बता देता है 2, यानी कि बी आंसर कर दो, तो वो ये नहीं कर सकते, जो आपका 1 है वो हो सकता है उस बंदे का 1 हो ही ना, या उस बंदे का 3rd हो, वो अपने 1 के हिसाब से आपको वो आंसर बता रहा है कि सी लिख दो, आंसर बी था, तो चीटिंग की गुंजाइश नहीं है यहाँ। तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जो प्रैक्टिस करनी है वो खुद से ही करनी है, अपने फेलो स्टूडेंट पर रिलाय नहीं कर सकते। क्लियर है? आपके एक सवाल पे मुझे याद आई थी ये चीज। अच्छा 1 मिनट बच्चों के जवाब दे लेने दें।
मैम लाइन किस किस स्टेप में? जी बच्चे बहुत अच्छा सवाल है जवेरिया, एक इधर भी स्टूडेंट ने पूछा था, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि इस चीज के भी मार्क्स कटते हैं ए, और दूसरा जब प्रोफेशनल राइटिंग करोगे तो उसमें भी इनअप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि ये फॉर्मेट का हिस्सा है कि गैप देना है। मैम रेफरेंस को, अच्छा पोस्ट को में ये मैंने बता दिया। मैम एड्रेस करेक्ट होना चाहिए बच्चे, करेक्ट यस, करेक्ट इन द सेंस कि बेशक फेक हो, सारी बातें हमें नहीं पता हम किसको लिख रहे हैं वहां, लेकिन वो एबीसी एग्जामिनेशन हॉल 1 2 3 नहीं होना चाहिए। बेशक फेक बना लो उसी को देर एंड देन दिमाग में डाल के, लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि आपने असली बनाया है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट और इलाके का नाम और शहर का नाम, ये दोनों डाल दो बस, बाकी चाहे वो असली में किसी का एड्रेस है या नहीं है उससे हमें कोई वो नहीं है। अच्छा मैम लाइन किस किस स्टेप में छोड़नी? ओके लाइन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा अब आपने देखा हो ये 10 उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, इससे ज्यादा वो यू नो विजुअली आप लोगों को समझा भी नहीं सकते थे कि अब इससे ज्यादा हम और बच्चों को क्या समझाएं। हर स्टेप के बीच में आप छोड़ दिए कुछ कुछ, अगर मैं बोल रही हूँ कुछ कुछ, आप देखोगे बुक के अंदर अपने मेमो में भी और लेटर में भी टाइपो हुआ हुआ है। टाइपो का मतलब पता है कि कोई एक चीज कभी गलत हो जाती है, कॉमा लगाना था भूल गए, फुल स्टॉप नहीं लगाना था गलती से डॉट लग गया, लाइन छोड़नी थी वो गलती से नहीं छूटी, तो एक आध पेजेस के ऊपर ये टाइपो हुआ हुआ है। ठीक है, जब प्रिंट किया था, जब हम कोई जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जब हम उसको प्रिंटिंग मशीन से निकालते हैं, इवन हमारे नॉर्मल प्रिंटर से भी निकालते हैं, तो अलाइनमेंट एट टाइम्स चेंज हो जाती है उसकी। यहाँ हमें अपने सिस्टम पे परफेक्ट चीज नजर आ रही होती है, जब हम अपने साथ वाला बराबर प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो हमारी अलाइनमेंट कुछ की कुछ हो जाती है कुछ एरियाज की, तो यहाँ फिर देखते हैं कि वो सही है, वहां नहीं होता, तो कभी कभी वो प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो यहाँ एक आध जगह एरर फील आएगी कि ओके यहाँ तो लाइन नहीं छुटी हुई, या ये थोड़ा सा लेफ्ट के बजाय इधर है, मिस कहती है कि लेफ्ट पे करना है, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो लेफ्ट पे ही होगा, तो वो थोड़ी सी टाइप प्रिंटिंग एरर है, तो डोंट कीप दैट इन व्यू। बट आपने हर स्टेप के अंदर जो है वो लाइन छोड़नी है। हाउ मेनी? अच्छा एज फार एज लेटर इज कंसर्न, तो लेटर के लिए मिनिमम 3 भी बना सकते हो, और वो 3 कब बना सकते हो वो मैं भी बताती हूँ आपको बच्चे। क्वेश्चन लेटर में पैराग्राफ बड़ा होना चाहिए लेंथ में या सेकंड वर्ड? ओके इस क्वेश्चन का कौन जवाब देना चाहेगा? जो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम 2 पैराग्राफ बना रहे हैं तो द फर्स्ट वन शुड बी लेंथियर और द सेकंड वन? जो जो थोड़े से पुराने बच्चे हैं वो बताओ। एवरी टाइम, नॉट फॉर द लेटर, ये माइंड में रखो। हम क्या कर रहे थे अभी, पहला चैप्टर हमारा क्या था, राइटिंग प्रोसेस का ना, ये नहीं था लेटर राइटिंग प्रोसेस, ईमेल राइटिंग प्रोसेस, ऐसे राइटिंग प्रोसेस, आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस, सिंपल था राइटिंग प्रोसेस। तो इसी तरह जब हम मंडे के बजाय वेंसडे को अब हम करेंगे पहले पैराग्राफिंग के ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है? तो अगेन ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हमने करना है इस वजह से क्योंकि अगर क्लास में बच्चों को पैराग्राफिंग का नहीं समझ में आता कि कैसे करना है, तो वो मैं एक छोटा सा लेक्चर उसके लिए बना के मैंने रखा हुआ होता है। तो ये बांध लो अपने दिमाग में, या जैसे भी वो होता है कि जो भी पीस ऑफ राइटिंग आप कर रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, उसमें आप कोई भी डिटेल्ड नहीं देते हो। चाहे वो आप बुक लिख रहे हो, चाहे नॉवेल लिख रहे हो, चाहे ऐसे लिख रहे हो, चाहे कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, चाहे आर्टिकल लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, इवन अगर आप टेक्स्ट भी किसी को कर रहे हो और वो डिवीजन कर रहे हो, दो पैराग्राफ छोटे छोटे बनाए 4 4 लाइनों के, 2 2 लाइनों के, उसमें भी इंट्रो वाले सेक्शन के अंदर हम सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन हमेशा सेकंड बॉडी सेक्शन में होती है, बेशक वो थर्ड और फोर्थ में भी चली जाए अगर लंबी और डिटेलिंग करनी है, लेकिन फर्स्ट में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, एक चीज। और दूसरी हिंट माइंड में आप ये रख सकते हो, जो हमने टॉपिक सॉरी सब्जेक्ट लाइन लिखी होती है ना अपनी, उस सब्जेक्ट लाइन में हम 2 से 3 वर्ड्स लिखते हैं या 4 वर्ड्स लिख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, सब्जेक्ट लाइन के अंदर पूरे पूरे जुमले नहीं बनाते। उस सब्जेक्ट लाइन को हमने थोड़ा सा इलेबोरेट करना होता है। आप समझो कि आपने थोड़ी सी हिंट दी है अपने रीडर को सब्जेक्ट लाइन में, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, बेशक उनको धचका भी दिया है थोड़ा सा। अच्छा अब क्या करोगे, इंट्रो में बताओगे कि जी आई एम राइटिंग, मेरा नाम ये है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ इतने सालों से, और मैं ये लेटर लिख रहा हूँ टू रिक्वेस्ट इन सैलरी, बस ये आपका 3 4 जुमलों का वो हो गया लेटर एज फार एज स्पेशली हमारा 150 का इज कंसर्न। क्यों चाहिए तनख्वाह बढ़ी हुई, कितनी चाहिए,
कब से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, इतने सारे मैंने ओवर टाइम कर दिए हैं, मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अपनी सैलरी से रिलेटेड है वो आपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर, यानी कि सेकंड या फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। तो ये अलग अलग चीज होती है, इंट्रो पैराग्राफ अलग होता है और बॉडी सेक्शन अलग होता है, कि यानी कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आपका वो होगा जो जिसमें आप जो हो वो डिटेलिंग दे रहे होगे कि मैंने क्यों ये बेसिकली खत लिख रहा हूँ। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप इंफॉर्मेशन कम से कम देते हो। इसको जरा पढ़िएगा लेटर को, इसके अंदर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा गड़बड़ मेंशन है। एक सेकंड, बुक का लेटर में स्पेसेस डिफरेंट हैं तो स्पेसेस डिफरेंट होंगी या सेम। बच्चे इसका मैंने बताया था कि थोड़ा सा टाइपो हुआ है, लेकिन आपने हर स्टेप के बीच में जो है वो लाइन छोड़नी है। ये एक 6 और 7 आपके स्टेप्स ऐसे हैं जिसको आप इकट्ठा भी लिख लो तो चलेगा, और अगर स्पेस दे दे तो भी ओके। कोई कैद ऐसा सच नहीं है कि अगर आपने डियर सर के बाद या डियर मिस्टर फलाने के बाद आप 2 दफा कर्सर दबाकर स्पेस देते हो तो भी ओके, लेकिन अगर एक दफा स्पेस दबाकर आप उसी के नीचे डियर के नीचे से ही शुरू कर देते हो, माय नेम इज ये या आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, तो भी ठीक है। दोनों ही ठीक है, स्पेस दे देते हो तो भी और किसी वजह से भूल जाते हो देना तो भी ठीक है। ये तो ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये समझो पूरा सेक्शन आपका यही है। आप ऐसा नहीं करोगे कि 57 एबक ब्लॉक फिर एक लाइन छोड़ी न्यू गार्डन टाउन लाहौर, क्योंकि न्यू गार्डन टाउन लाहौर इज पार्ट ऑफ 57 एबक ब्लॉक, कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपने एक ही उसमें ब्लॉक के अंदर लिखना है। और प्लीज माइंड में रखना कि खाका बनाना है, उससे हमने आगे नहीं निकलना है, चाहे यूं चला जाए आपका एड्रेस अगर बहुत ज्यादा लंबा है। कभी कभी जैसे हम यूरोप वगैरह लिखते हैं तो उनके कोड और स्ट्रीट्स और पता नहीं क्या क्या इतने होते हैं, वो सच में इतना लंबा हो जाएगा, फिर भी हम उसको यूं नहीं लेके जा सकते। आप उसको वर्टिकल कर दो बड़ा, हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, काइंड ऑफ अ रूल है। सेम इज द केस विद एनवेलप के ऊपर जब आप एड्रेस लिख रहे हो तो मिडिल में लिखते हैं, वो इसको ऐसा नहीं होता है इस कोने से लेकर उस कोने तक आप अपना पूरा पता लिख रहे हो एनवेलप के ऊपर भी। अच्छा, एक बात मेरे भी माइंड में आई थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, बिल्कुल हो रहे क्वेश्चन, बिल्कुल उस बॉक्स के अंदर राइट पे आपके नीचे या कभी ऊपर नंबर आपको आ रहे होते हैं कि जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हो तो वहां आपके कैरेक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। 150 से ज्यादा लिख सकते हैं क्योंकि वहां कैरेक्टर्स होते हैं। 150 से ज्यादा लिखने में दो चीजें होती हैं, एक तो 150 जैसे ही क्रॉस करते हो तो आपका जो बॉक्स स्क्रीन है दैट मैटर वो रेड ऑरेंज या ब्लू पर्पल किसी कलर का चेंज हो जाता है वो समहाउ, ये स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है। अब आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने स्क्रीन कहा था या वो बॉक्स का था, पर जैसे ही 151 वर्ड पे आते हो 151st वर्ड पे तो वो आपका कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चे डर गए थे और उन्होंने मुझे आके कहा कि मिस हमें लग रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन ही उन्होंने शायद कैंसिल कर दिया क्योंकि वो रेड और कलर की जो है ना वैसे लग रहा था कि वो लाइटें जल रही है ना। लेकिन वो बच्चे सारे पास हो गए थे जिन्होंने 150 प्लस लिखा था, बट 150 की 150 में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। आप आगे लिख सकते हो लेकिन रिस्क है क्योंकि अभी तक इसकी कंफर्मेशन ऐसा इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने नहीं दिया है कर वालों ने कि हम ये क्यों लाल करते हैं, और अगर हम लाल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का खुदा ना खास्ता पेपर गड़बड़ तो नहीं होगी उस क्वेश्चन। लेकिन जो टीचर्स को समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि ये आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं कि जी 150 वर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी कर दी है, अब इससे ज्यादा आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लेटर को या ऐसे को एंड की तरफ ले आओ। तो व्हाट वी हैव काइंड ऑफ एनालाइज्ड विद दैट, क्योंकि बहुत 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 सारे बच्चों ने 165, 168, 170 वर्ड्स, किसी ने 157 वर्ड्स हमें बताए हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं ना तो उनको याद रहते हैं और वो आके फिर बताते हैं कि मिस हमने इतने लिखे थे बट रेड हो गया था, और वो सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास हुए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रह गया हो तो उनके नंबर, ऐसा भी नहीं है कि वो बेरली 50-51 से पास हुए, 70, 77, 78 नंबर से वो बच्चे पास हुए या 80 में भी गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऐड हुआ था उनका 20 और 30 मार्क का क्वेश्चन। नहीं, मार्क्स आपके बताते नहीं है, आपका फीलिंग मार्क्स शायद बताते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो उससे हमें आइडिया हो जाता है बच्चे का कि उन्होंने, जब हम उनसे बच्चों से फीडबैक लेते हैं ना कि आपका टॉपिक क्या आया था,
आपने क्या क्या चीजें उसके ऊपर लिखी थी। कभी कभी तो अगर हमारे पास टाइम होता है एटलीस्ट मेरे पास, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि जो लिख के आए हो ना वो मुझे लिख के दो, और फिर मेरे साथ शेयर करो कि ये पेपर आया था और मैं ये करके आया था, उससे फिर आइडिया हो जाता है। अदरवाइज फेल वालों का बताती है कि मार्क्स कितने आए थे, बिलो 50 तो होते हैं डिडक्ट, क्योंकि उन्होंने ऊपर साफ साफ लिखा है वर्ड लिमिट 150, मार्क्स कटेंगे। ये नहीं है कि वो क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की, उसके वो मार्क्स काट देंगे। जैसे कि थोड़ी बहुत गड़बड़ की है तो थोड़े बहुत ग्रामर के मार्क्स कट जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके कट जाएंगे, या 100% आपने सब्जेक्ट पे नहीं लिखा तो थोड़े से मार्क्स उसके कट जाएंगे। अब वो थोड़े थोड़े मार्क्स की क्या परसेंटेज है वो दे हैवंट शेयर्ड विद द टीचर्स और द इंस्टीट्यूशन, बट ये है पता है कि वो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। खुदा ना करता क्वेश्चन कैंसिल नहीं होता कि अगर आपने जो है वो 150 से कम लिख दिया, लेकिन डेफिनेटली मार्क्स वो और अच्छे खासे काटेंगे उस चीज की, क्योंकि उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि उनको कितने वर्ड्स चाहिए। समझो कि ये मेजर पार्ट कटिंग का होगा, ग्रामर वगैरह का तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन इसका ज्यादा होगा। ओके, जो पीछे हमने चीजें अभी इमेज में देखी हैं, वो यहाँ मैंने वर्ड्स में भी मेंशन कर दी थी कि थोड़ा सा आइडिया मुश्किल है, ट्रिकी होता है। अब फिर पता है क्या होता है, आपको पता चल गया ना ओके 153 है, अब 150 पे लाना है, अब 3 वर्ड्स ही हैं, फॉर एग्जाम्पल 147 है, 3 वर्ड्स ऐड करने हैं, तो फिर ऊपर जाओ और उसको दोबारा पढ़ो कि कहाँ मैं कोई इन कोई कोई द या कोई एक्सप्रेशन ऐसा डाल सकता हूँ जहां मैंने ये एक वर्ड इस्तेमाल किया है उसकी जगह मैं कोई 2 वर्ड डाल सकता हूँ, या मैंने 4 वर्ड यूज कर लिए, मैं एक्सीड कर रहा हूँ तो इन 4 वर्ड्स की जगह या इन दो को डिलीट करके एक वर्ड लिख दो, इधर नीचे को जो मैंने 3 वर्ड लिखे उनको डिलीट करके कोई 2 वर्ड लिख दो, तो इस तरह फिर आपने माइनस और प्लस वर्ड्स को, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी बस डिलीट का बटन दबाया 2 वर्ड्स डिलीट कर दिए। सोच समझ कर आपने एक्सेसिव वर्ड्स को निकालना है और सोच समझ कर आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स को डालना है। ये नहीं कि कहीं भी इन द और वो प्लॉट और ये और वो प्लांट कुछ भी लिख दो और नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो गए, वो पढ़ेंगे ना लेटर, तो सेंसिबली निकालना भी और सेंसिबली डाल ऐड भी सेंसिबली करना है और रिमूव भी। आपका क्वेश्चन एड्रेस वगैरह अभी वो देखो ना, 3 दफा तो मैंने बताया कि जहां से आपका ये 31st लिखा है ना, 31st से लेकर नीचे जो लास्ट में पॉइंट्स लिखा है उसके एस तक आपका काउंट होंगे वर्ड्स, जहां 3 है और नीचे एस है, हाईलाइट करेंगे तो वो हमारे 150। सॉरी, स्पेस के नहीं करते, स्पेस का नहीं होता, जब आप वर्ड लिखते हो फिर वर्ड के बाद जो स्पेस देते हो नेक्स्ट वर्ड लिखते हो उन दोनों का आएगा, स्पेस का नहीं आता। एक सेकेंड में देखते नहीं कोई मैम पैटर्न ही 150 वर्ड्स में इंप्रूव होगा, सब कुछ फॉर्मेट भी डेट से लेकर आपका एंडिंग तक जो लास्ट वर्ड होगा, इवन आपका ये जो अगर फुल स्टॉप एंड पे लग रहा है तो वो काउंट होगा, फुल स्टॉप भी और कॉमास भी काउंट होते हैं। अच्छा, ये जो चीज है ना स्लाइड के अंदर, तो यहाँ मैंने रेड में की हुई है, अगर स्लाइड ओपन करोगे तो आएगा 7th नंबर को, जरा देखिएगा बच्चों। एक पैराग्राफिंग जरूरी है, एक पेज के ऊपर पूरा अपना कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं करते हो, आई एम नॉट सेइंग फॉर द एग्जाम और द पेपर, कोई भी आप पीस ऑफ राइटिंग करते हो चाहे किसी भी जबान में कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं, ये भी चीज पल्ले से बांध ले, एंड दैट गोज फॉर एनी एंड एवरी पैराग्राफ, का नहीं सिर्फ, ईमेल का नहीं सिर्फ, पेपर के लिए नहीं सिर्फ, लाइफ में कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, इसीलिए तो पैराग्राफिंग एक टर्म है ना, वरना तो इधर से स्टार्ट करो और बगैर सांस लिए उधर तक लिखते चले जाओ। पैराग्राफ खुद ही इस वजह से बना है कि एक एक पैराग्राफ के अंदर चाहे वो 2 सेंटेंस का हो, 2 लाइनों का हो, चाहे वो 50 लाइनों का हो, उसमें एक सेंट्रल मेन पॉइंट होगा जिसके इर्द गिर्द पूरा वो पैराग्राफ घूम रहा होगा, उस मेन पॉइंट के बारे में आप
उसी मेन पॉइंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, रीजनिंग दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो अपने या किसी के, रिसर्चेस दे सकते हो, लेकिन वो मेन पॉइंट एक ही रहना है जिसके इर्द गिर्द ये सारी बातें आप करो। फिर दूसरा, एक लाइन छोड़ोगे, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे और दूसरे पैराग्राफ में कोई और पॉइंट को डिस्कस करोगे, चाहे वो आपने 3 लाइनों का बनाना है, चाहे वो आपने 10-12 लाइनों का बनाना है, लेकिन एक मेन पॉइंट के इर्द गिर्द ही वो आपका पूरा पैराग्राफ घूमेगा। कोई ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि इसमें आपने 2 मेन पॉइंट, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट आपने, आपको लगा कि मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी, और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमेशा एक नए पैराग्राफ में आएगी। और हर पैराग्राफ के बीच में प्लीज लाइन छोड़नी है, ये तो लाइफ का हिस्सा बनाओ अगर अभी नहीं आता। और हर पैराग्राफ एज फार एज पेपर इज कंसर्न आपके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, एंड मोस्ट लाइकली जो अच्छे ऑफिसेज हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी फुल ब्लॉक फॉर्मेट को ही फॉलो करती हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखती है। बट अगेन, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हो, तो वो गवर्नमेंट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी ब्रिटिश का वो फॉलो करती है, सेमी डॉक्यूमेंट, लेकिन आपने पेपर के लिए सारा कुछ अपना लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मिस यहाँ योर्स फेथफुली लिखें, योर्स ओबीडियंटली लिखें, योर्स सिंसियरली लिखें, योर्स ट्रूली लिखें। आप ये यकीन करो कि एंडिंग के ऊपर डेट क्या लिखूं, मैं जो इंसान का नाम क्या लिखूं, क्योंकि टॉपिक में मेंशन, एड्रेस क्या लिखूं, इसके ऊपर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई नाम याद नहीं आ रहा, अब्बू का नाम लिख, दादाजी का नाम लिख दो अगर कोई मेल है तो, ठीक है। कौन उधर नामों के थोड़ी आपको मार्क्स मिलने हैं, आपने पता लिखना है। वो उन्होंने जाके तो देखना है कि आप तो उस पता पे ये साहब या साहिबा रहती है कि नहीं रहती। तो यू डू नॉट क्रिएट, यानी कि क्रिएटिविटी के जो बल्ब्स है ना, वो आपने अपने फॉर्मेट के लिए नहीं जलाने। आपने फॉर्मेट के लिए क्या चीज अपने माइंड में जलानी है कि मैंने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, डेट सही लिखी थी, कहीं शॉर्ट फॉर्म तो नहीं लिखा, मैंने एड्रेस मुकम्मल लिखा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो है वो एबक ब्लॉक लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 54 लिखना भूल गया हूँ मैं, इनकम्प्लीट तो नहीं है इसके ऊपर सकता है। लेकिन नाम के अंदर क्रिएटिविटी लाना नहीं, मिस्टर अच्छा नहीं लग रहा, फरहान की जगह मैं सुहेल लिख देता हूँ, हाँ, ऐसा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। सेम इज द केस ये कि अगर कंफ्यूजन है कि यहाँ फेथफुली आएगा, ओबीडियंटली आएगा, ट्रूली आएगा, या पता नहीं और क्या आएगा, तो इसके बजाय जो यूनिवर्सली इस्तेमाल होते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स, जो सेफ होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट को लिख, चाहे आप अपने छोटे भाई को भी लिख रहे हो, ठीक है, उसमें होते हैं रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स, ये दोनों चीजें सेफ हैं। चाहे बहुत ही आला पोजीशन पे किसी इंसान को लिख रहे हो, चाहे बिल्कुल ही कोई अपने भाई को या बहन को या किसी को लिख रहे हो, तो ये रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स सेफेस्ट होते हैं। तो इनके ऊपर भी टाइम नहीं इन्वेस्ट करना कि टॉपिक के हिसाब से मैंने फेथफुल ट्रूली लिख दिया तो गड़बड़ ना हो जाए। अगर होल्ड नहीं है इनके ऊपर ट्रूली, फेथफुली, ओबीडियंटली वगैरह वगैरह पे, तो फिर गो फॉर द रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये आपके काउंट होंगे इसी में, रिगार्ड्स के साथ आपने कॉमा लगाया है ना, ये वाला, तो ये रिगार्ड्स में ही शामिल हो जाएगा। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर मार्क्स कटते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स अगर हमने अप्रोप्रिएटली नहीं लगाए हुए तो मार्क्स कटेंगे, और गलत जगह लगा दिए तो भी मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि अननेसेसरीली पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए तो भी मार्क्स कटेंगे। सिग्नेचर एरिया के अंदर आप अपना राइटर्स का सिग्नेचर ऑफ, इधर तक क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं, अच्छा इसमें वो नहीं आ रहा, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ। अगर तो उन्होंने मेंशन की हुई है, नहीं सॉरी, डेट आप फेक ही लिखोगे अगर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई तो। अच्छा, एड्रेस का एक सेकेंड, मुझे बेटा वो डॉक्यूमेंट एक खोल लेने दो। कोई बात, कोई बात, इसका डॉक्यूमेंट किधर? क्योंकि वो जो है ना, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वो ओपन इस पे ना वो क्लिकेबल नहीं है, कोई खुल ही नहीं रहा। हाँ, इस पे शायद लिख सकते हो।
पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। दोनों एड्रेस से क्या मकसद है आपका? बच्चे एड्रेस 1 और एड्रेस 2 से कंफ्यूज ना हो, वो एक ही पता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि, एक सेकंड में अभी आपको लिख के बताती हूँ तो आपको बेहतर से आएगा। यानी कि एड्रेस 1 और एड्रेस 2 मीन्स के एरिया, छोटा एरिया और बड़ा एरिया। एबक ब्लॉक इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एड्रेस, एड्रेस 1, और एड्रेस 2 में आप लिखोगे वो एबक ब्लॉक कहाँ है, गार्डन टाउन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो 47 ब्लॉक डी, वो आपका एड्रेस 1 हो गया। अब वो ब्लॉक डी कहाँ है? इकबाल टाउन में है, गार्डन टाउन में है, मॉडल टाउन में है, लिबर्टी में है, गुलबर्ग में है। वो वाला आपका जो नाम होगा वो आपका एड्रेस 2 के अंदर आ जाएगा। कॉमा आया का लेटर में या नहीं? फिर है, अगर आप ग्रीटिंग्स के अंदर कॉमा लगा रहे हो, यानी कि डियर मिस्टर खालिद आपने कॉमा लगाया है, तो नीचे रिगार्ड्स में आपका कॉमा आएगा। अगर आपने सैल्यूटेशन में कॉमा नहीं लगाया तो आपका रिगार्ड्स में कॉमा नहीं आएगा। बट इसका भी टाइपो हुआ हुआ है बुक के अंदर, इससे पहले के बच्चे मुझे हाईलाइट करके देंगे बुक में। तो बुक में एक आध जगह टाइपो है कि ऊपर दिया हुआ है तो नीचे नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है तो ऊपर नहीं दिया हुआ। लेकिन रूल ये होता है कि अगर आप ये जैसे देख रहे हो सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है, डियर सर के आगे अगर कॉमा है तो नीचे रिगार्ड्स के आगे कॉमा होना चाहिए। हम्म। एनक्लोजर का वर्ड उसके कॉलन लगाना चाहिए। ना भी लगाओ तो चलेगा, इसकी का अगेन कोई वो ज्यादा जिसको कहते हैं वो नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन अगर लगा ले तो भी ठीक है, नहीं लगा ले तो भी चलेगा, एज लॉन्ग एज आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एनक्लोजर की वो दे दी हो, हेडिंग दे दी हो। सिर्फ लेटर के अंदर इन्हीं चीजों की रेफरेंस की या एनक्लोजर की हेडिंग आती है, वरना सब्जेक्ट वगैरह की और एड्रेस वगैरह। अच्छा जी। हाँ, होते हैं मगर लेटर में नहीं। हम लेटर में वो मेंशन करेंगे कि जहाँ उस वक्त वो इंसान आपको पता होगा मौजूद होगा। वो हो सकता है वो अपने टेम्परेरी एड्रेस पे हो सकता है कि वो अपने परमानेंट एड्रेस पे हो। इसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं बट से। ओके, अब इसमें देख रहे हो हमने कुछ चारों इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? ये क्या है, हाशिम खान साहब क्या है? ये क्या है? डेजिग्नेशन, पोस्ट, पोजीशन, और ये सारा तीनों चीजें आपकी एड्रेस है। कोई चीज मिसिंग है इसमें? फुल नेम हो गया? नहीं नहीं, ये आप समझो कि इनकी अलाइनमेंट ऐसी है, ये लाइन ही छुटी हुई। अगर हम ये लाइन छोड़ेंगे ये लाइन छुटेगी। अलाइनमेंट ऐसी है, ये बीच में फील आ रही है, ये डिफॉल्ट इसकी ना अलाइनमेंट ऐसी है। अभी मैं अगर इसको अलाइनमेंट इसकी चेंज कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला गया। अब समझो कि ये असल में इतना करीब करीब होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं एक दफा कर्सर दबाऊंगी तो फिर मैं इसी के नीचे आ जाऊंगी, तो यहाँ मैं सब्जेक्ट लाइन नहीं लिख सकती। इसका मतलब है कि मुझे लाहौर जहां मैंने लिखा है उसके बाद आई हैव टू प्रेस द कर्सर ट्वाइस, ताकि मैं अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखूं। लीव एप्लीकेशन, ये मेरा फॉर एग्जांपल वो हो गया जो है। अब यहाँ कॉमा मैं तब डालूंगी जब मुझे नीचे मुझे रिगार्ड्स में अगर डालना है। तो अगर मैंने रिगार्ड्स में नहीं डालना तो आप बेशक यहाँ भी नहीं डालोगे और फिर इसको कर्सर दबाओगे और यहीं से शुरू कर दोगे।
मस्त नहीं है लिखना, लिख सकते हो लाहौर के आगे। कैंसिल करना पड़ेगा पोस्ट कोड? नहीं, वर्ड नहीं लिखना पोस्ट कोड। पोस्ट कोड का वर्ड नहीं लिखोगे, सिर्फ ये लिख दोगे। अब देखो इधर हमने कॉमा इस वजह से नहीं डाला। अच्छा, ये कॉमा बच्चों जरा सुन लो, चाहे अगर पहले भी क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके आगे भी ना डालूं, तो हम कॉमा क्यों डालते हैं? जब हमने कोई चीज को एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के बीच में गैप देकर बताना होता है अगले बंदे को, ना सिर्फ स्पेस बार देकर, कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग यूनिट है, वो एक अलग यूनिट है। अब क्योंकि जेल रोड के आगे मैं कोई और चीज लिख ही नहीं रही, कॉमा नहीं डाला। लेकिन अगर हम जेल रोड के आगे लाहौर लिखेंगे और नीचे लाहौर को नहीं लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर हम जेल रोड और लाहौर के बीच में कॉमा डालेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने लाहौर को अगर नीचे उतार दिया, मुझे लग रहा है कि मेरा बॉक्स बहुत लंबा हो रहा है, तो जैसे मैंने लाहौर वाली चीज को या किसी भी चीज को नीचे उतारोगे तो अगले वाला में कॉमा नहीं डालोगे, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम पाकिस्तान भी लिखना, ताकि पता चले अगले बंदे को कि ये पाकिस्तान का कोड है, तो फिर कॉमा लगा के पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि लाहौर एक अलग एंटिटी है, पाकिस्तान एक अलग एंटिटी है। एक तो ये चीज हो गई। क्वेश्चन आपका अच्छा था, जिसके ऊपर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया जो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एड्रेस को हमेशा छोटे बड़े यूनिट पे लिखते हैं। छोटा यूनिट, अब इसमें देखो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा यूनिट है, एशिया तो नहीं हमने लिखा हुआ, उससे छोटा है लाहौर, यानी कि वो मुल्क शहर है, शहर से छोटा है इलाका जो कि आपका गार्डन सॉरी जेल रोड है यहाँ। और जेल रोड से भी छोटी एक चीज है कि वो जहाँ ओवर हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है, वो है आपका फॉर एग्जांपल यहाँ 89A लिखा हुआ मैंने। आपने अपने एड्रेस को छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे लेके जाते हो, इसको जम्बल्ड अप नहीं कर सकते हो कि आपने एक फॉर्मेट को याद कर लिया कि हाँ मुझे ये 3 चीजें डालनी है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पहले लाहौर लिख दिया और उसके बाद मैं जेल रोड लिख रही हूँ, तो गलत हो जाएगा। ये जी मैंने चारों पांचों चीजें डाल तो दिया, पाकिस्तान भी डाल दिया, जेल रोड भी डाल दिया, फिर अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? और इसके अलावा लाहौर और उसको तो छोड़ो तो, अब अगर आपने डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल रोड का नाम, अभी हमने जेल रोड डाला था, जेल रोड से पहले अगर आपका किसी गली के अंदर है, जेल रोड तो है, लेकिन जेल रोड के हमारा, और जो अंदर गली जा रही है वो भी जेल रोड में कंसिडर हो रही है, तो वो तो स्ट्रीट हो गई ना, या लेन हो गई, तो वो हमारी छोटी हो जाएगी। फिर यहाँ हम जेल रोड से पहले उसको लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट, NO कभी भी नहीं लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल जेल रोड आ गया। और फिर हमने, ओहो सॉरी, फिर हमने अगर जेल रोड यहाँ लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हम कॉमा डालेंगे उसके बीच में। अब फिर हम, जेल रोड अब कहाँ एग्जिस्ट करता है? लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, गुजरांवाला के अंदर करता है, तो उस शहर का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर अगर हमने मुल्क का नाम लिखना है तो आप मुल्क का नाम लिखोगे। तो ये भी नहीं हम कर सकते कि 89A जेल रोड स्ट्रीट 12, छोटे से बड़े पे आना है, फिर उस बड़े से फिर और बड़े पे आना है, फिर बड़े से और बड़े पे आना है। प्लीज ये कीप दैट इन माइंड। ये चीजें बेशक अगेन कल की तरह मैं जो आपको कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड कराती रहूंगी, लेकिन एक्सपेक्ट टीचर्स ये करते हैं, बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं या स्लाइड भी पढ़ रहे हैं, तो कुछ माइंड में ये चीजें इन्फो होनी चाहिए कि 1 से 2 दफा, चलो 3 दफा ये गड़बड़ हो जाए, लेकिन एवरी टाइम इन एवरी प्रैक्टिस ऑफ लेटर राइटिंग ये गड़बड़ अगर हो रही है, आप इसका मतलब फोकस नहीं हो इंस्ट्रक्शंस लेने को, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। गड़बड़ बेशक हो सकता नहीं है, वो हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा ना हो कि बार बार वही पर्टिकुलर 1 2 3 गलतियां ही हो रही हैं, बाकी सारा ठीक है। इसका मतलब है कि वो आप वहां थोड़ा सा लैक कर रहे हो टेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू नीड टू वर्क ऑन दोस थिंग्स। हाँ जी इरफान, टाइम खत्म हो गया हमारा? ओके 10:15 हो गया। हाँ जी, बस लास्ट क्वेश्चन देन विल एंड। सॉरी, नहीं नहीं, 89 इज द प्लॉट एरिया या लैंड एरिया जहां ये आपका उमर हॉस्पिटल लोकेटेड है, तो ये आप समझो कि वो जमीन का नंबर या प्लॉट नंबर आप कह लो। यू आर नॉट गोइंग टू राइट हियर प्लॉट नंबर या प्लॉट नेम या समथिंग, आप सीधा सीधा उस घर का या बिल्डिंग का वो एड्रेस लिखते हो, पता लिखते हो जिसके ऊपर वो,
यानी कि जब अगर वो उमर हॉस्पिटल उस लैंड पे नहीं बना था, और मैप में देखो या जो भी हमारी एलडीए वगैरह की फाइल्स होंगी, उसमें वो लैंड जो है वो 89A के नाम से होगा फाइलों के अंदर। उसके बाद आप उसमें हॉस्पिटल बना लो, चाहे घर बना लो, चाहे पार्क बना लो, वो एरिया जो है डेडिकेटेड वो आपका रहेगा 89A। और ए भी कभी कभी इस वजह से होता है कि वो 89B भी होता है, 89C भी होता है, तो इस वजह से वो डिविजन भी हो जाती है। कभी कभी आप ए नाम भी लिखो तो भी बिल्कुल ठीक है, हर दफा आपको ए लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल 89, क्योंकि वो 89 के अलावा 90 है और इधर 88 है, इनका एबीसी कोई है ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है एड्रेस के ऊपर कि उसमें एबीसी लगना है कि नहीं लगना, नॉट नेसेसरीली दैट एवरी टाइम यू डू दैट। ओके, हम एंड करते हैं, हमारी क्लास ओवर हो गई है। आज मेरा अलार्म नहीं बजा क्योंकि यूजुअली मैं क्लास लेती नहीं हूँ। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हो बाय ऑल मीन।